नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और सबसे पहले बात चारा घोटाले में आरोपी लालू प्रसाद यादव की। कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को फटकारते हुए कहा, मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी जाती है। चारा घोटाला मामले में डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर आरजेडी अध्यक्ष की आज फिर कोर्ट में पेशी हुई। 12:20 पर सुरक्षा घेरे में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। लालू यादव ने प्रदीप कुमार की अदालत में हाजिरी लगाई, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। इस वजह से सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। डोंडा कोषागार से संबंधित मामला था। उस मामले में लालू प्रसाद यादव जी जो अन्य भी कस्टडी जो दूसरे केसेज में सब हैं, वो सारे उपस्थित हुए। इसमें कस्टडी से आए और माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन उसमें सीबीआई की तरफ से एविडेंस देना था, गवाह देना था। लेकिन सीबीआई ने एक अपना आवेदन लगाया है कि गवाह को तो सम्मन किए थे, लेकिन गवाह वह टर्न अप नहीं हो सके किसी कारणवश, इसलिए फिर अगली तारीख इसको कल दी गई है। सीबीआई की तरफ से किसी गवाह के पेश नहीं होने पर अदालत ने उसे फटकार भी लगाई। कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि 148 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है और 10 ही जेल में है। कोर्ट ने सीबीआई के वकील से ये भी पूछा कि बाकी आरोपी कहां हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हाजिर करने का आदेश दिया और न हाजिर होने पर आरोपी के खिलाफ वारंट जारी करने की चेतावनी दी। बहरहाल बुधवार को सुनवाई के लिए फिर से लालू कोर्ट में हाजिर होंगे। इससे पहले दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। लालू यादव के अलावा फूलचंद सिंह और बेक जूलियस समेत कई लोग जज शिवपाल सिंह की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कुमार चंदन के साथ मदन, जी मीडिया, रांची। एक तरफ चारा घोटाला मामले में अपने सुप्रीमो के जेल में होने से आरजेडी पहले से ही परेशान है और उस पर सियासी विरोधियों के वार ने पार्टी की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने यह कहकर विपक्ष पर करारा वार किया कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियां टूट की कगार पर हैं और उनके कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। मंगल पांडे के बयान पर हालांकि विपक्ष ने भी पलटवार किया है। टूट पर मंगल टूक, आरजेडी कांग्रेस में टूट या मंगलवाणी की चूक। राजशाही है, उनका पुत्र ही है जो बहुत ही राजनीति में छोटा है। उसके साथ हम क्यों चले? क्यों नहीं हम अच्छे दल, अच्छे शासक और बिहार को विकास करने वालों के साथ चले? यह विचार राजद के विधायकों के अंदर शुरू हो गया है और टूट का परिणाम बहुत शीघ्र दिखाई पड़ेगा। बेशक ये चूक नहीं, दावा है। दावा है कि विपक्षी पार्टियां खतरे में हैं, वो टूटने वाली हैं। उनके कई नेता हमारे संपर्क में हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये दावा सिर्फ कांग्रेस को लेकर ही नहीं, आरजेडी के बारे में भी है। सुनिए ये बयान। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सभी पार्टी के नेता संपर्क में और राजनीति में रहने वाले लोग आपस में संपर्क में रहते हैं। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने पड़ते हैं। बीजेपी मंत्री के इस दावे पर जेडीयू भी मुहर लगाता दिख रहा है। पार्टी के सीनियर नेता केसी त्यागी की माने तो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद आरजेडी में सब ठीक नहीं है और कांग्रेस की हालत भी डगमग है। ऐसे में टूट पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। लालू जी के जेल जाने के बाद सब कुछ सामान्य नहीं रहेगा। पार्टी के अंदर विवाद होंगे, पार्टी के नए और पुराने नेतृत्व के बीच में विवाद होंगे, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। पार्टियों में टूट को रोकना मुश्किल काम होगा। मैं श्री मंगल पांडे जी के वक्तव्य से सहमति है मेरी। बीजेपी और जेडीयू दोनों का कहना है कि न तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में खुश हैं और न ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में, इसलिए उनका टूटना तय है। पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता इस बयान को पूरी तरह मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर रहे हैं। अब मंगल पांडे जी को तो कोई काम धाम रहा नहीं है, बयान वीर बन रहे हैं, छेद है अपने यहाँ, अगिना रहे हैं हमारे यहाँ। ये पहले अपने गठबंधन को आने वाले दिनों में बचा लें, आगे फिर कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस आरजेडी एकजुट है
और हमारी पार्टी में तो बिल्कुल जो है कि शुरू से हम कह रहे हैं कि एक पूरे सूबे बिहार में लहर चली है कांग्रेस में। हालांकि कयास ये लग रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने सदन में अलग बैठने की मांग की है, लेकिन बिहार विधान परिषद के उपसभापति हारून रशीद की माने तो अशोक चौधरी की तरफ से ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया गया है। ये खबर बेबुनियाद है। माननीय सदस्य अशोक चौधरी भी आए थे, उन्होंने भी हमसे पूछा कि सर ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं कि आपको हम लिख के दिया। हम कहा ना आप दिया ना हम लिया, तो ये बात हवा में कहां से फैल रही है। इसलिए ये सारी बातें अफवाह है, गलत है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी को लेकर सियासी अटकलबाजियां हो रही हैं, लेकिन खुद अशोक चौधरी का क्या कहना है? मंगल पांडे जी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और उनके पास अपना सूत्र होगा, जिस सूत्र पर वो इंफॉर्मेशन होगा उस पर एलाई करके बात बोल रहा हूं। हमको तो कोई जानकारी नहीं है कांग्रेस के टूटने की अभी तक फिलहाल। मंगल पांडे इससे पहले भी विपक्षी पार्टियों में, खासकर आरजेडी में टूट के दावे करते रहे हैं, जबकि पलटवार में विपक्ष ये कहता रहा है कि खुद बीजेपी टूट की कगार पर है। जाहिर है टूट पर तेज होती सियासत में दावे कम और शिगुफे ही ज्यादा हैं। दिल्ली से धीरज के साथ पटना से आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया। टूट पर मचे सियासी घमासान के बीच बिहार में मुख्यमंत्री की विकास समीक्षा यात्रा नए दौर में प्रवेश कर गई है। आज से विकास समीक्षा यात्रा का 5वां चरण शुरू हुआ। इसके तहत नीतीश कुमार ने गया जाकर विकास कार्यों का जायजा लिया और लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए गया में जबरदस्त तैयारी की गई थी। सीएम का 5वां पंच, यात्रा का 5वां चरण, विकास की समीक्षा। बिहार सरकार की हर प्रकार की नौकरी में, सेवा में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा और इसको लागू भी कर दिया। सीएम नीतीश कुमार की विकास समीक्षा यात्रा का 5वां अध्याय शुरू हो गया है। 5वें चरण की शुरुआत हुई गया से, जहां मुख्यमंत्री अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे लाव गांव। नीतीश कुमार वहां महादलित टोले में गए और विकास कार्यों का जायजा लिया। हर नगर के लिए, हर गांव के लिए, हर घर में नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण और घर घर तक बिजली का कनेक्शन। ये जो पूरे शहर का कोई टोला हो या गांव का, सबके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करानी है। इस मौके पर सीएम ने करीब 500 करोड़ रुपए की 50 से भी ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन किया और 150 से भी ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास किया। जनसभा के बीच मुख्यमंत्री ने सामाजिक विकास के लिए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ फिर हुंकार भरी। खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए, ये दो सुविधा मिल जाए अगर इंसान को, तो आज जितनी बीमारी होती है उसमें से 90% बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप बताइए इलाज कराने में कितना पैसा लगता रहता? लोग चाहे अपना इलाज करे या सरकारी अस्पताल में इंतजाम किया जाए, 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा अगर स्वच्छ पानी पीने को मिल जाए और खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए। सीएम के स्वागत के लिए वार्ड नंबर 15 को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, गलियां, नालियां सब साफ सुथरी। सबसे ज्यादा ध्यान सुरक्षा पर रहा। बक्सर में हुई पत्थरबाजी की घटना को देखते हुए सीएम की सभा के इर्द गिर्द करीब 700 से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। सभा स्थल से 3 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। आने जाने वाली सभी गाड़ियों और लोगों को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। सुरक्षा बहुत ही सरप्राइज है, उसको पूरी बात पुलिस को दिया किया गया। सीएम के काफिले पे हमला हुआ था, उसके मद्देनजर क्या कुछ? उसके लिए हम लोग विशेष रूप से सतर्क हैं। गांव के लोगों से भी कुछ? हाँ बिल्कुल, संवाद है, वॉलंटियर बनाए गए हैं गाँव में, सभी लोग हैं, गाँव के लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं और सभी लोग। कितने पुलिस बल लगाए गए, कौन कौन से पुलिस बल? पर्याप्त मात्रा में है पुलिस बल। विकास यात्रा के 5वें चरण में मुख्यमंत्री गया के बाद भागलपुर का रुख करेंगे। बुधवार को सुल्तानगंज में सीएम का कार्यक्रम है, जहां वो करीब 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री के दौरे से पहले वहां भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई है। बीएमपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। खुद डीएम निगरानी में लगे हैं। भागलपुर के बाद मुख्यमंत्री 18 जनवरी को छपरा के एकमा पहुंचेंगे, जहां वार्ड नंबर 18 से हर घर नल योजना की शुरुआत करेंगे। एकमा में भी सीएम के स्वागत की तैयारी जोर शोर से हो रही है और नेता अधिकारी लगातार मौके पर बने हुए हैं। छपरा से राकेश और भागलपुर से अजय के साथ शैलेंद्र कुमार, जी मीडिया, गया। गया में विकास समीक्षा यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया पहुंचे। बोधगया के तिब्बत मंदिर में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से सीएम नीतीश कुमार ने खास मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्य सचिव अंजनी कुमार, डीजीपी पीके ठाकुर समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। हज यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हज यात्रा को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत को इस साल से खत्म कर दिया गया है। नकवी ने कहा कि इस साल 1,75,000 मुसलमान हज पर जाएंगे, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ये लोग बिना सब्सिडी के यात्रा पर जाएंगे। नकवी ने कहा कि सब्सिडी खत्म करने से जो धनराशि बचेगी, उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास में होगा। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार हर साल हज सब्सिडी पर 700 करोड़ रुपए खर्च करती है। हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, 2018 में के हज में नहीं रहेगी। और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके। और इसलिए जो है वो हज सब्सिडी खत्म कर दी गई है। एक और मुख्यमंत्री दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी ओर आरा में एक और बेटी दहेज लोभियों का शिकार हो गई। मामला धोबहा थाने के इजरी पिपरा गांव का है। इंदु नाम की महिला की शादी 2011 में हुई थी। उसके 2 बच्चे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ससुराल वालों ने इंदु के साथ मारपीट शुरू कर दी और पिता से एक बुलेट और 5 लाख रुपए लाने का दबाव बनाने लगे। नहीं लाने पर बुधवार रात पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। वहीं लड़की के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है और पुलिस से बेटी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई है। देखिए, वो हमारी सिस्टर है और हमेशा उसके साथ ऐसा किया जा रहा था। दहेज को लेके हमेशा बोल रहा था, हमेशा मार रहा था, पीट रहा था, बोल रहा था कि हमको गाड़ी चाहिए। तो हम बोले थे उसको कि हम गाड़ी देंगे, लेकिन अच्छे से तुम रखो। हम गए थे गाड़ी देने के लिए, हम पैसा लेके गए थे गाड़ी देने के लिए, लेकिन वो अच्छा से नहीं रखा। अगली खबर वैशाली से है, जहां लोगों को ठगने के आरोप में एक नेताजी की जमकर पिटाई हो गई। वैशाली के महनार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी महेश दास की जमकर पिटाई हुई है। दरअसल महेश दास पर कई लोगों से पैसे ठगने का आरोप है और जैसे ही आज बकायेदारों ने महेश दास को देखा, उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। बकायेदारों ने महनार अनुमंडल कार्यालय के सामने महेश दास की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने पर सभी आरोपी फरार हो गए। औरंगाबाद में सांसद आवास के पास आत्मदाह करने पहुंचे दर्जनों उम्मीदवारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये अनुसेवक स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। आत्मदाह करने की जानकारी प्रशासन को पहले से ही थी। पुलिस प्रशासन अलर्ट में भी थी, लेकिन चोरी छिपे 2 अनुसेवक आत्मदाह करने पहुंच गए। आपको बता दें कि अनुसेवकों की सेवा स्थायी करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन की ओर से शुरू हुई थी, लेकिन सांसद ने पैसों के लेन देन का मामला उठा दिया, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई है, जिससे अनुसेवक नाराज थे। छिड़क रहे हैं सर,
जब एक रोजी रोटी दे ही नहीं रहे हैं और जो हम लोग को मिल रहा था उसके चलते हम लोग कह रहे क्या खाएंगे, हम लोग घास भूसा खाएंगे। 2009 से हम लोग लड़ी अब जाके हम लोग का हाईकोर्ट से न्याय मिला है, उसके बावजूद भी हम लोग को पेट पर लात मार रहे, बिना समझे बिना पूछे। तो बताइए क्या करेंगे। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ भीषण ठंड और कोहरे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना हो या भागलपुर या सूबे के अन्य इलाके, कड़ाके की ठंड और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात के साथ ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। हर तरफ घना कोहरा और दूसरी ओर प्रचंड ठंड का प्रकोप। ये हाल राजधानी पटना ही नहीं बल्कि भागलपुर, बांका और सूबे के कई अन्य इलाकों का है, जहां पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ ठंड और कोहरे के चलते लोगों को सूरज का दर्शन भी दुभर हो गया है। राजधानी पटना की बात करें तो घने कोहरे के चलते दिन में वाहनों की लाइट और स्ट्रीट लाइट को जलते हुए देखा जा सकता है। ठंड को लेकर पटना में धुंध का असर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो धुंध की जो तस्वीर है उससे यह पता चल पा रहा है कि कितनी ठंड है, और ठंड के साथ साथ जो है धुंध भी काफी है, जिसके कारण से जितने भी लोग हैं आने जाने वाले यहाँ उन लोगों को परेशानी हो गई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और सबसे अहम बात, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो बताया गया था कि 2-3 दिनों तक अभी और ठंड रहेगी, उसका आप तस्वीर से नजारा जो है वो देख सकते हैं। ठंड और कोहरे का असर न केवल पटना की सड़कों पर है बल्कि पटना आने और यहां से खुलने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। ज्यादातर ट्रेनें या तो देरी से चल रही हैं या रद्द हो रही हैं। ऐसे में सैकड़ों यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड को लेकर के अभी भी पटना वासियों को राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि पटना जंक्शन पे अभी खड़े हैं और तकरीबन दर्जनों ट्रेनें अभी भी लेट चल रही हैं। हालांकि जो धुंध है, धुंध के कारण से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे जो यात्री हैं। सर, क्या परेशानी हो रही है? ठंड काफी बढ़ गई है। सर, ठंड ज्यादा है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ 4 बजे का सुबह, और मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से आया हुआ हूँ। मैं दंगल देखने जा रहा था। कंप्लीट पहलवान रेसलर हूँ और मैं गाड़ी लेट होने के कारण मैं लेट हो गया हूँ। यहीं पड़ा हूँ, गाड़ी देख रहा हूँ, कीप के लिए मिल रही है, लेट हो रही है बार बार। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पटना का आज का जो मैक्सिमम, आज तो मैक्सिमम अभी नहीं आया, शाम में कल का मैक्सिमम जो आया है लास्ट, उस हिसाब से 18.8 है और मिनिमम सुबह रिकॉर्ड हुआ 7.7। तो मैक्सिमम में बढ़ोतरी हुआ, कल का हिसाब से थोड़ा बढ़ा है। कल 16.2 था मैक्सिमम, आज दिखा रहे 18.8, थोड़ा बढ़ रहा है। मिनिमम भी उसी हिसाब से थोड़ा बढ़ रहा है। मिनिमम इतना नहीं, लगभग आसपास ही है। अधिकतम में वृद्धि हुई है। अधिकतम ज्यादा वृद्धि होगा तो कनकनी थोड़ा कम होगा, अधिकतम ज्यादा कम रहेगा तो कनकनी बढ़ेगा, ठंडा रहेगा। भागलपुर में भी कुछ यही हाल है, जहां कोहरे के चलते दिन के 10 बजे के बाद भी मुश्किल से रास्ता दिखाई पड़ता है। जबरदस्त कोहरे की वजह से सड़कों पर काफी कम संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। पटना से संजय कुमार के साथ भागलपुर से अजय कुमार, जी मीडिया। बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर अंतिम चोट की तैयारी जोरों पर है। इसके तहत 21 जनवरी को पूरे राज्य में ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसे लेकर हर जिले में बैठकों का दौर जारी है। इन मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक बनाने के लिए कई जिलों में आज साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। ये बक्सर की तस्वीरें हैं, जहां बाल विवाह, दहेज उन्मूलन और शराबबंदी को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। किला मैदान में आयोजित इस रैली को डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संदेश देते हुए इसे सफल बनाने का संकल्प लिया। अब इंतजार है 21 जनवरी का, जब इस अभियान के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी।
जिला स्तरीय पदाधिकारी भी यहाँ से भाग लेंगे, खुद भी जाएंगे। यही हम लोगों का प्रयास रहेगा, कम से कम डेली 2-3 पंचायतों में चल के सभा का आयोजन करके लोगों से अपील करें कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए जो ये सरकार की मुहिम है और इसमें 21 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनाई जानी है, इसमें वो लोग भागीदारी अपनी। बक्सर की तरह नालंदा के बिहार शरीफ में भी साइकिल रैली का आयोजन हुआ, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी विमल ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर छात्रों के साथ नालंदा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और एसपी सुधीर कुमार पौरिका ने भी साइकिल चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों से मानव श्रृंखला में भाग लेने की अपील की। गोपालगंज में मानव श्रृंखला अभियान में करीब 10 लाख लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है। इसे लेकर डीएम के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि एहतियात के तौर पर उस दिन यूपी से सटे बॉर्डर को दोपहर 3 बजे तक बंद रखा जाएगा। सुपौल में भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सुपौल के निर्मली टाउन हॉल परिसर में उप विकास आयुक्त डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस बाबत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और ऐसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। अररिया में भी लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रशासन इस अभियान में पूरी मुस्तैदी से जुटा है। इसके मद्देनजर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मानव श्रृंखला को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में भाग नहीं लेने पर सरकार नहीं करेगी किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई। दरअसल सरकार ने सभी विद्यालय के बच्चों को शामिल होने का आदेश दिया था, जिसके बाद कोर्ट का आदेश आया है कि बिना अभिभावक की अनुमति के बच्चे मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता है कि दहेज और बाल विवाह के खिलाफ 21 जनवरी को पूरे राज्य में मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो सरकार का निर्देश था वह वॉलंटरी है और जो बच्चे, गार्जियन और टीचर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैंने कहा कि लास्ट ईयर भी इस तरह से इन्होंने ह्यूमन चैन के समय कोर्ट में कहा था कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, कोई सरकार का दिशा निर्देश नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई 4 सप्ताह के बाद रखते हैं। अगर किसी बच्चे को, शिक्षक को और गार्जियन पर कोई एक्शन लिया जाता है क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं किए तो उस पर विचार करेंगे। बात बदलते बिहार की करते हैं। बिहार इन दिनों जन जागरण अभियान में जुटा हुआ है। प्रदेश की जनता सामाजिक बदलाव की मुहिम में जोर शोर से जुटी हुई है और ये सब कुछ हो रहा है सीएम नीतीश कुमार की सोच की बदौलत। सीएम ने समाज से नशा, बाल विवाह और दहेज जैसी बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया और देखते ही देखते ये एक सामाजिक क्रांति बन गई। बिहार के जन जन का है नारा, बाल विवाह मुक्त हो समाज हमारा। नशे की लत पर करेंगे चोट, दहेज के लालच का मिटेगा खोट। जी हां, बिहार की जनता इन दिनों अपने मुख्यमंत्री के मिशन और अभियान को सफल बनाने में लगी है। समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ मानो जन जागृति आ गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ब्लॉग में अपनी सोच का जिक्र किया है। साथ ही सीएम ने अपनी समीक्षा यात्रा के दौरान लगातार जन जागरण पर विशेष जोर दिया। आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि सब प्रकार की कार्रवाई के बाद भी ये कुदरती चीज है। हर आदमी एक विचार का नहीं होता, हर आदमी स्वस्थ मानसिकता का नहीं होता, उसमें कई तरह से मन भटका भी रहता है बहुतों का, तो वैसे लोग 2 नंबरी धंधा करते हैं। मुख्यमंत्री के इस अभियान को दूसरे नेता भी काबिले तारीफ मानते हैं। दहेज और बाल विवाह निश्चित रूप से एक सामाजिक कोड़ था और आज तक भारतीय इतिहास में जितने भी राजनेता हुए सिर्फ विकास की बात की है, लेकिन विकास के साथ साथ यदि सामाजिक सुधार की कोई बात कर रहा हो तो वह है माननीय नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली, उनके सारे अभियान महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। महिला समूहों ने जहां इसकी तारीफ की, वहीं दहेज बंदी अभियान को तो लोगों ने सुरों में भी पिरो दिया है।
बेटी बियाहे खातिर भैली भिकारन, बेटी बियाहे खातिर भैली भिकारन, सोना चांदी बेच देहली बेटी के कारण, सोना चांदी बेच देहली बेटी के कारण, बेच देली नथुनी, बेच देली नथुनी, झूलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। प्रदेश के आम लोग, खास तौर पर ग्रामीण, इस अभियान से बेहद खुश हैं, क्योंकि माहौल बदला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस तरह से शराबबंदी बंद किए और उसकी मानव श्रृंखला बनी आपकी 2017 में 21 जनवरी को, ठीक उसी को लेकर के आज जो बाल विवाह दहेज प्रथा के लिए उन्मूलन जो चली है, उसके लिए हमें मानव श्रृंखला 21 जनवरी को बनानी है। दहेज और नशा ऐसे अभिशाप रहे हैं जिसने समाज के हर तबके के लिए समस्याएं पैदा की। यही वजह है कि शिक्षित और नौकरीशुदा वर्ग भी इस कोढ़ को मिटाना चाहता है। मुख्यमंत्री की सोच को प्रदेश में आम आवाम ने जैसे हाथों हाथ ले लिया है। इससे पता चलता है कि सीएम की सोच अब सामाजिक क्रांति बन चुकी है। इस अभियान को सफल बनाने में सब कूद पड़े हैं। शैलेंद्र कुमार, जी मीडिया, गया। एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। 19 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आएंगे और 100 करोड़ से बने 150 बेड के RAMI हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। मंगल पांडे IGIMS में वर्ल्ड क्लास सर्जिकल ICU और मेडिकल छात्रों के हॉस्टल भवन और असिस्टेंट प्रोफेसर के आवासीय भवनों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार में पहला लीवर ट्रांसप्लांट केंद्र IGIMS में होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि MCI ने अस्पताल में जो भी कमियां बताई हैं उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जनता को कई प्रकार की नई सुविधाएं आज हमने प्रदान की हैं। वहीं संस्थान के अंदर रहने वाले हमारे चिकित्सक और जो छात्र हैं उनकी भी बेहतर सुविधा की चिंता संस्थान ने किया है। आगे आने वाले महीने में हम इस परिसर में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही 500 बेड का हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल भी इस संस्थान के अंदर बनाया जाना है। इसके अलावे आगे आने वाले महीने में यहां लीवर ट्रांसप्लांट का काम भी शुरू किया। खबर बिहार में फिलहाल इतना ही।